आज के चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, तो अब देखो ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और पुराने चैप्टरों से बिल्कुल अलग है। तो मान लो किसी बच्चे को पुराने चैप्टर के कुछ भी नहीं आता, तब भी आप ये चैप्टर कर सकते हो मज़े से, और इसमें आपको 6 नंबर तक की वेटेज एग्ज़ाम में मिल जाएगी। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब बेसिकली ये है कि इसमें बिज़नेस हमारा बंद हो जाएगा और फर्म जो है ख़त्म हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो होता है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से अलग बात है। ठीक है, ये हमने लिखा था, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब तो है कि भाई मान लो एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है या चेंज इन PSR हो रहा है, तो उसमें बिज़नेस चलता रहता है, लेकिन इस चैप्टर में अब बिज़नेस जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है जी। बाकी सेक्शन 39 कहता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि सभी पार्टनर्स के बीच में डिसोल्यूशन हो गया है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है बस। बाकी मुद्दे की बात आपके लिए यही है कि बिज़नेस बंद हो जाएगा। फिर हमने इसमें पढ़ा था कि डिसोल्यूशन के मोड्स क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से डिसोल्यूशन हो सकता है फर्म का। तो इसमें पहला था म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि हम सब मिल बैठ के आपसी सहमति से फर्म को बंद कर लेते हैं, यानी कि वॉलंटरी डिसोल्यूशन। दूसरा होता है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन में हो सकता है, जैसे एग्जांपल है कि भाई सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, तो कुछ ऐसी दुर्घटना घटित हुई जिसकी वजह से अब फर्म बंद हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं कंपलसरी डिसोल्यूशन। तीसरा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कभी कभी कोर्ट को लगता है कि भाई इस फर्म को बंद कर देना चाहिए। अब ये कोर्ट खुद डिसाइड करेगी, आपको जज बनने की ज़रूरत नहीं है कि सर ऐसा क्यों। अब मान लो कोई पार्टनर पागल हो जाए, तो कोर्ट को अगर लगता है कि इस फर्म को बंद करना है तो वो कर सकती है। अब आप जज मत बन के सोचना कि सर क्यों, अगर पार्टनर पागल हो गया तो इसमें क्या दिक्कत है। अब वो आपको नहीं सोचना, वो किसको सोचना है, कोर्ट को सोचना है। तो ये कोर्ट को सोचना है कि भाई इस फर्म को बंद करना है। तो कुछ एग्जाम्पल याद रखना। तो कोई पार्टनर अगर पागल हो जाए, कोई पार्टनर अगर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए, कोई पार्टनर कुछ मिसकंडक्ट में गिल्टी पाया जाए, या फिर कोर्ट को जो भी ठीक लगेगा उस केस में कोर्ट चाहे तो फर्म को बंद कर सकती है। तो ये कोर्ट का निर्णय है। बाकी नोटिस देकर भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। नोटिस का मतलब है कि भाई जैसे हमारी पार्टनरशिप एट विल है मान लेते हैं, तो हमने एक नोटिस दे दिया हम सब पार्टनर से मिलकर कि भाई हम ये फर्म को बंद कर रहे हैं, तो भी फर्म बंद हो जाएगी। और इसके अलावा कभी कभी कुछ इवेंट ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से भी पार्टनरशिप बंद हो जाती है। उसमें जैसे एक एग्जांपल हमने ऐसे ही लिखा था, लेट्स से डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो मान लेते हैं हमने डीड में एक पॉइंट मेंशन करा कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो हम बिज़नेस बंद कर देंगे। तो ऐसे केस में अगर कोई पार्टनर मर गया तो फिर हम बिज़नेस बंद कर देंगे। तो मतलब वो कुछ भी कंडीशन लिखी जा सकती है। तो अलग अलग बेसिकली ये मोड्स हो गए जिससे फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है जी। बाकी फिर हमने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन लिखा था, सेक्शन 48। सेक्शन 48 में ये था कि हम लॉसेस को कहाँ से सेटल करते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि लॉसेस को हम सेटल करते हैं अगर हमारे पास कुछ पुराने रिजर्व्स पड़े हैं, यानी कि आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर वो कम पड़ जाएंगे तो फिर हम पार्टनर्स के कैपिटल से भरपाई करेंगे, और अगर वो भी कम पड़ जाएगा पैसा तो लास्टली फिर पार्टनर्स अपने घर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पैसे लाएंगे। खैर हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में ये सब चीज़ें नहीं चलती, ये तो थ्योरी के लिए ही है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा सेक्शन ये मैंने कहा था, दूसरा पॉइंट मैंने कहा था रट लेना अच्छे से, कि हम किस ऑर्डर में पेमेंट करते हैं। तो ये सबको याद होना चाहिए। सेक्शन 48 में हम सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करते हैं, उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटी पे करते हैं सिक्योर्ड वाली, उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटी पे करते हैं अनसिक्योर्ड वाली, उसके बाद पार्टनर का लोन पे करते हैं, उसके बाद पार्टनर की कैपिटल पे करते हैं, और अंत में अगर कुछ बच जाएगा तो फिर वो पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में पेमेंट्स की जाती हैं। तो ये भी थ्योरी में पूछ लेता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद जी आया था, हमने इन सब बातों को समझ के सेक्शन 49, ये छोटा सेक्शन था। सेक्शन 49 में बस 2 टर्म्स सिखाई जाती हैं, एक को बोलते हैं फर्म्स डेट, एक को बोलते हैं प्राइवेट डेट। फर्म्स डेट का मतलब है जो फर्म्स की डेट है, मतलब
पार्टनरशिप फर्म की जो लाइबिलिटियाँ हैं, और प्राइवेट डेट का मतलब है जो पार्टनर की अपनी घर की लाइबिलिटियाँ हैं, पर्सनल लाइबिलिटियाँ हैं। तो इसमें बस हमने एक पॉइंट लिखा था कि अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी है तो वो पहले बिजनेस के डेट को पे करने में यूज़ होगी और फिर प्राइवेट डेट को पे करने में यूज़ होगी। और अगर पार्टनर की अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है तो पहले वो पार्टनर की पर्सनल डेट पे करने के लिए यूज़ होगी और फिर फर्म की डेट पे करने के लिए यूज़ होगी। तो हमने इसका एक क्रक्स लिख लिया था कि जिसकी प्रॉपर्टी है उसका डेट पहले पे होगा। तो यहाँ तक याद आ गया सबको? चलो अब आते हैं जी अकाउंटिंग पर, जो आपको याद करनी है, अच्छे से रट लेना अगर समझ में ना आए तो भी। तो सबसे पहले जी बैलेंस शीट से हम एसेट्स क्लोज करते हैं, ठीक है। तो आपको सिखाया था एसेट्स क्लोज करने का मतलब होता है कि बैलेंस शीट से सारे एसेट्स खाली कर देते हैं। तो उसकी जर्नल एंट्री है, बताओ क्या? रियलाइजेशन डेबिट टू जो भी एसेट्स हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि गुडविल भी इंक्लूड होगा लेकिन कूड़ा इंक्लूड नहीं होगा, और कैश या बैंक इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि कैश या बैंक हम अलग से बनाते हैं और कूड़े को पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ करते हैं। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स क्लोज हो जाएंगे रियलाइजेशन में। फिर लाइबिलिटीज़ क्लोज करते हैं हम, तो उसकी एंट्री होती है लाइबिलिटीज़ डेबिट टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटीज़ में क्या क्या क्लोज हो जाएंगी? सारी आउटसाइड लाइबिलिटियाँ, लेकिन किन्हें क्लोज नहीं करना? पार्टनर के कैपिटल को, पार्टनर के लोन को और रिजर्व्स को, क्योंकि पार्टनर का लोन हम अलग से डील करते हैं, रिजर्व्स पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और कैपिटल भी अलग से डील करते हैं। तो पहले दो पॉइंट तो मतलब बेसिक हो गए। फिर मेन है थर्ड पॉइंट जो याद रखना है, अगर कोई भी एसेट हो, देखो ब्रैकेट में लिखा है रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, मतलब चाहे वो बैलेंस शीट में है या नहीं है हमें मतलब नहीं है। अगर कोई भी एसेट हमने बेचा, सोल्ड करा, तो एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन, और अगर पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया तो एंट्री होगी पार्टनर टू रियलाइजेशन। तो ये सबको याद आ गया? ओके। इसी तरह लायबिलिटीज़ चाहे कोई भी हो, रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, अगर पे कर दी तो रियलाइजेशन टू बैंक, और अगर पार्टनर ने टेक ओवर कर ली तो रियलाइजेशन टू पार्टनर, ठीक है। तो ये दो मेन याद रखनी है। फिर हैं जी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो काफ़ी बच्चों के जी का जंजाल होते हैं। उसके लिए आपको एक बेसिक चीज़ पहले ध्यान रखनी है कि इसमें दो टर्म्स होते हैं जी, एक होता है बॉर्न, एक होता है पे। बॉर्न से आप हमेशा डेबिट एस्पेक्ट लिखो, पे से आप हमेशा क्रेडिट एस्पेक्ट लिखो। फर्म अगर बॉर्न करती है तो रियलाइजेशन को डेबिट कर दो, पार्टनर अगर बॉर्न करता है तो पार्टनर को डेबिट कर दो। बात करें पे करने की, फर्म अगर पे करती है तो बैंक को क्रेडिट कर दो, और पार्टनर अगर पे करता है तो पार्टनर को क्रेडिट कर दो। तो इस कॉम्बिनेशन से, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आपके 4 केसेस बन सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, अब इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये होता है कि कभी कभी फर्म किसी पार्टनर को कहती है कि हम तुम्हें तनख्वाह देंगे, कमीशन देंगे या रेम्यूनरेशन देंगे इस रियलाइजेशन के काम के लिए, तो फिर हमें एक एडिशनल एंट्री करनी पड़ती है जो है रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन में आप देख लोगे, कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ये याद रखना है। बाकी स्टेप्स अपने माइंड में रखने के लिए बताए थे आपको कि कैसे चलने हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट खाली करनी है आपको, स्टेप 1। फिर जो भी एसेट्स हैं उन्हें बेच देंगे, स्टेप 2। जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें पे कर देंगे, स्टेप 3। फिर रियलाइजेशन अकाउंट का आंसर आ जाएगा, वो रियलाइजेशन का आंसर हम पार्टनर के कैपिटल में डाल देंगे। फिर कैपिटल अकाउंट को मैच कराएंगे, उसमें जो भी बैलेंस बचेगा वो कैश अकाउंट में डाल देंगे, और फिर लास्ट में कैश अकाउंट बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। तो याद आ गए सबको स्टेप्स? तो ये उसके स्टेप्स थे जिससे जो हमने देखा था कि भाई टैली हो जाते हैं। फिर आओ जी स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स आपको अपने हाथों पर टैटू करवा के या फिर एक जुराब में, फर्रे में छुपा के लेके जाने पड़ेंगे ताकि आप इन्हें भूल ना पाएँ। तो पहला पॉइंट तो है, इस चैप्टर में एग्जिस्टिंग गुडविल जो होती है वो पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। तो ये इसमें पहला स्पेशल पॉइंट है। पुराने चैप्टरों में तो एग्जिस्टिंग गुडविल हम राइट ऑफ कर देते थे, लेकिन इस चैप्टर में एग्जिस्टिंग गुडविल को भी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, ये ध्यान रखना है। पहले इतना ओके हो गया, पॉइंट वाइज पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो हमने कोई भी अपना एसेट किसी भी लाइबिलिटी वाले को दे दिया तो उसकी एंट्री क्या होगी? नो एंट्री।
तो ये भी बात हमें ध्यान रखनी है, चाहे कैसा भी एसेट हो, रिकॉर्डेड हो, नॉन रिकॉर्डेड हो, लाइबिलिटी हो, रिकॉर्डेड हो, नॉन रिकॉर्डेड हो, तो वो दे देंगे। बाकी मोहित बाबू पूछ रहे हैं कि सर अगर नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल हुई तो ये बहुत ही बेतुका सवाल है मोहित बाबू। अब कौन बच्चा बताएगा कि कोई बिजनेस अगर बंद हो रहा है तो क्या पार्टनर्स बैठ के ये निकालेंगे, चलो यार गुडविल निकालें, हमारा तो बिजनेस बंद हो गया है, आओ। तो डिसोल्यूशन में कोई नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल नामक चीज़ ना तो कभी थी ब्रह्मांड में और ना आने वाले 5000 वर्षों तक कभी होगी, तो इसीलिए आप इससे निश्चिंत रहें, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो 2 पॉइंट ओके हो गए, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका लॉजिक भी बताऊंगा मैं क्यों। अब देखो, हमारे बहुत सारे एसेट्स होते हैं और हमारी बहुत सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनके बारे में हो सकता है क्वेश्चन साइलेंट हो, यानी कि क्वेश्चन कुछ भी ना बोले कि हमने इसको कितने में बेचा या हमने इसको कितना पे करा, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही सुनहरा मतलब सुंदर लॉजिक है कि मान लो मेरे पास कोई टेंजिबल एसेट्स है, मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरे पास एक फर्नीचर है, तो हम ये मान लेंगे, हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ये जितनी भी इसकी बुक वैल्यू है उस पर बेच दिया होगा। मान लो मेरे पास ये बॉटल है और क्वेश्चन साइलेंट है कि भाई इसका क्या हुआ, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ये बॉटल मैंने 10 रुपये में बेच दी होगी, गिवन दैट इसकी बुक वैल्यू 10 रुपये है। तो हम हर एसेट और हर लाइबिलिटी को एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये बेच दिया गया होगा कितने रुपए पर, बुक वैल्यू पर। ये अपने आप एज्यूम किया जाएगा और यही एज्यूम किया जाएगा कि बेच दिया है। हम ये नहीं एज्यूम करेंगे कि पार्टनर ने टेक ओवर करा है, एज्यूम क्या करना है कि हमने इसको बेच दिया है। अच्छा, लेकिन इसमें एक बड़ा ही सुंदर पॉइंट और भी है। अगर मान लो कोई इनटेंजिबल एसेट है तो ये ध्यान रखना, कोई भी बंद होता हुआ बिजनेस, आपको अगर कहूँ मैं कि बच्चों ये बिजनेस बंद हो रहा है, जाओ इसकी गुडविल खरीद लो, तो क्या आप खरीदोगे? नहीं। या ये बिजनेस बंद हो रहा है, जाओ इनके पेटेंट्स खरीद लो, इनके पास कॉपीराइट्स पड़े हैं, जाओ खरीद लो, तो आप खरीदोगे? नहीं। मतलब लॉजिकली माना ये जाता है कि बंद होते हुए बिजनेस के जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं उनकी कोई सेल वैल्यू नहीं होती। तो इनटेंजिबल एसेट्स के लिए अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो आप मान लेना कि ये हमने मतलब 0 रुपये में बेचे हैं, इनकी सेल वैल्यू 0 है, क्योंकि ये बंद होते हुए बिजनेस के जनरली नहीं बिकते। तो क्लियर हो गए ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हम ध्यान रखेंगे। बाकी आउटसाइड लाइबिलिटी की यहाँ एक लिस्ट लिखवाई दी ताकि आपको ध्यान रहे कि भाई आउटसाइड लाइबिलिटीज़ कौन होते हैं और कौन आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं होते हैं, वो उधर लिखवा रखे हैं। तो अब देखो जी, आउटसाइड लाइबिलिटी कौन होते हैं? बैंक लोन, क्रेडिटर, बीपी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, किसी थर्ड पार्टी से लोन ले रखा है, ये सब आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं। लेकिन क्या आउटसाइड लाइबिलिटीज़ नहीं हैं, वो भी ध्यान रखने हैं। IFR, WCR, पार्टनर का लोन वो हम अलग से डील करते हैं, पार्टनर की कैपिटल रिजर्व, प्रोविजन फॉर डेप्ट, ये सब ये आउटसाइड लाइबिलिटीज़ नहीं है। अब आते हैं जी IFR के ट्रीटमेंट पे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में IFR का ट्रीटमेंट बिल्कुल छोटा सा है, इसमें कोई केस कूस कुछ नहीं होता, क्योंकि इस चैप्टर में IFR का ट्रीटमेंट सिंपली ये है कि इन्वेस्टमेंट तो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगी और IFR भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाकी इसमें कोई केस का नाटक नहीं होता, ठीक है, ओके। WCR लेकिन थोड़ा सा स्पेशल है, तो इसके लिए आप ध्यान से देखना जो आपको लिखवाए थे एग्जाम्पल्स। WCR मान लेते हैं 10,000 का है बैलेंस शीट में और पहले केस में कोई क्लेम या कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप ये WCR किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में, ठीक है। पहला केस तो सिंपल। दूसरे केस में मान लेते हैं 4,000 की लायबिलिटी आ गई, तो उस केस में आपको पार्टनर्स के बीच में सिर्फ कितना डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? ओनली 6,000। और 4,000 की जो लायबिलिटी है वो आपको पहले अपने रियलाइजेशन में शो करनी पड़ेगी कि भैया देखो 4,000 की लायबिलिटी है, और बाद में उस लायबिलिटी को पे भी करना पड़ेगा। तो डेबिट में इसलिए आप टू बैंक देख रहे हैं 4,000 रुपये। तो ये इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट है।
तो ठीक है, डाइजेस्ट हो गया भाइयों बहनों ट्रीटमेंट। चलो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, अब क्लेम 13,000 रुपए का है, तो अब पार्टनर्स को कितना मिलेगा इस बार? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे रिजर्व में सिर्फ कितने रुपए थे? 10,000। तो इस बार हम पार्टनर्स को कुछ भी नहीं देंगे। लेकिन इस बार ये ध्यान रखना है कि हम जो लायबिलिटी ट्रांसफर करके शो करते हैं वो सिर्फ शो करते हैं, देखो क्या लिखा है येलो कलर में हाईलाइटेड, अप टू रिजर्व जितना है उतना। तो हम लायबिलिटी कितनी शो करेंगे? इधर जब शो करेंगे क्रेडिट में ओनली 10,000, लेकिन जब पेमेंट करेंगे टू बैंक, देखो तो पेमेंट कितनी करते हैं हम? 13,000 कंप्लीट। तो ये इसमें क्लासिक मतलब केस 3 का ट्रीटमेंट ध्यान रखना है। तो जब रिजर्व से भी ज़्यादा की लायबिलिटी है तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रीटमेंट इस प्रकार से होगा। तो पार्टनर को कुछ भी नहीं देंगे, लायबिलिटी जो ट्रांसफ़र करेंगे वो करेंगे अप टू WCR, लेकिन जो पेमेंट करेंगे वो पूरी करेंगे। तो इससे ऑटोमेटिकली 3,000 का ना लॉस आ जाता है रियलाइजेशन में, जो बाद में पार्टनर के पास पहुंच जाता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद सबसे स्पेशल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पार्टनर के लोन का क्या करना है सर? मान लो ए का लोन है, तो अब ध्यान से सुनना, ए का लोन है 10,000, इसका मतलब है कि हमें ए को 10,000 रुपये देने हैं, ठीक है जी। तो केस 1, अगर ए की कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस तो सबको पता है कहाँ बचता है कैपिटल अकाउंट में? डेबिट साइड, हाँ डेबिट साइड। तो अगर ए के कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस बच रहा है तो हम ए को 10,000 रुपये का लोन पे कर देंगे। तो पे करने की क्या एंट्री हो जाएगी? ए लोन डेबिट टू बैंक। तो ये तो सिंपल केस है। लेकिन सेकंड केस थोड़ा सा क्लासी है। सेकंड केस में मान लेते हैं कि ए का डेबिट बैलेंस बच रहा है, लेट से 16,000 रुपये। ए का कितना बैलेंस बच रहा है डेबिट में? 16,000 रुपये। इसका मतलब है हमें ए से 16,000 लेने हैं। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट बन गया, अगर आप ध्यान से समझो, कि हमें ए से 16,000 लेने हैं और दूसरी तरफ ए को 10,000 देने भी हैं। तो एक ही आदमी से 16,000 लेने हैं, उसी आदमी को 10,000 देने हैं, तो आप क्या करेंगे? 6,000 ले लेंगे उससे। तो यही बात इसमें केस 2 में इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस बार जो जर्नल एंट्री हो रही है वो कुछ ऐसी होगी, ए लोन डेबिट 10,000। इसका मतलब है कि हमारी लायबिलिटी जो है ए लोन वाली वो ख़त्म हो गई, और ए से हम सिर्फ कितना कैश ले लेंगे? 6,000। तो इसीलिए कैश डेबिट 6,000 टू ए कैपिटल 16,000, यानी कि ए से हमें 16,000 लेने थे। तो हमने जो लेने थे उसको कैसे एडजस्ट कर लिया? 10,000 तो लोन से एडजस्ट कर लिया और बचे हुए 6,000 उससे कैश ले लिया। तो लॉजिकल है भाइयों बहनों। देखो मान लो आपको मुझे पे करने हैं 10,000, ठीक है, ऐसे सोचना आपको मुझे 10,000 रुपये देने हैं और मुझसे ही आपको 16,000 लेने भी हैं। तो आप क्या कहोगे कि सर 6,000 दे दो, यही तो होगा भाई सबको क्लियर हो गया पॉइंट। तो आप इसको आराम से घर जाके दोबारा से देखना, समझना, करना। तो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि ए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ जाता है, तो फिर हम उसके लोन को उसी से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें भी अब फिगर चेंज करता हूँ। मान लो 16,000 की बजाय बच रहा होता, लेट से सिर्फ 4,000 या 6,000, सॉरी, हाँ, मान लो सिर्फ 6,000 बच रहा होता, 16,000 की बजाय मान लो सिर्फ 6,000 बच रहा होता कि भाई मुझे 6,000 लेने हैं, तो क्या होता? तो अब दोबारा से कहानी घुमाओ, आपको मुझे 10,000 देने और मुझसे ही आपको 6,000 लेने हैं, तो अब आप क्या करोगे? 4,000 पे कर दोगे। तो देखो इस बार क्या एंट्री बन गई? ए लोन डेबिट, तो 10,000 की लायबिलिटी ओवर, और आप कितना पे कर दोगे? टू कैश 4,000। तो मतलब ये कि केस 2 जो है वो घातक साबित हो सकता है एग्जाम में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझ के जाना कि अगर किसी पार्टनर का लोन है, दोबारा समझा रहा हूँ ध्यान से ताकि आप समझ पाओ। तो अगर किसी भी पार्टनर का लोन है और उसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस बच जाए कैपिटल अकाउंट में, तो फिर आपको ये
तिगड़म लगानी पड़ेगी। तो समझ गए क्या तिगड़म लगानी पड़ेगी? ठीक है जी। तो ये हो गए स्पेशल पॉइंट लोन वाले। बस फिर तो खैर सवाल हमने करे थे, वो आपको मैं बता देता हूँ कौन से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सिंपल क्वेश्चन थे, जैसे क्वेश्चन 26 आप मार्क कर सकते हो। तो जब आप रिवीजन करो तो बुक से एक 26 कर सकते हो, है ना। ये कंप्लीट क्वेश्चन था लेजर बनाने का। इसमें देखो रियलाइजेशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट और फिर बैंक अकाउंट बना और वो टैली हो गया। और देखो इसमें कि वो वाला पॉइंट भी आया, इसमें सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल एसेट था, है ना। तो इसकी हमने सेल वैल्यू कितनी एज्यूम करी? निल, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट की सेल वैल्यू क्या हम एज्यूम करते हैं? निल, ठीक है ना। इसी तरह आप एक 28 भी मार्क कर सकते हो। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, कंप्लीट क्वेश्चन था। इसमें जर्नल एंट्रीज करवाई थी उसने। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इसमें जर्नल एंट्रियां हो रही हैं। पहले एसेट क्लोज हुआ, लाइबिलिटी क्लोज हुई, एसेट बेचा, लाइबिलिटी पे करी, प्रॉफिट आ गया, फिर कैपिटल से अमाउंट पे कर दिया, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए। इसके अलावा ये सब बेसिक क्वेश्चन मतलब हर तरह के कवरेज के हैं। बाकी आप एक 38 मार्क कर लो, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपको पार्टनर का लोन, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के करंट अकाउंट, अगर सब कुछ होगा वो भी सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। हालांकि डिसोल्यूशन में ये ध्यान रखना, एक पॉइंट यहीं समझा देता हूँ, क्योंकि बिजनेस बंद हो गया तो आप करंट अकाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे? कैपिटल अकाउंट में। दिखाता भी हूँ पोस्टिंग। तो डिसोल्यूशन के अंदर हम करंट अकाउंट के बैलेंसेस को कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये देखो हाथ का निशान, हरे रंग का सी सिंबल, ठीक है, क्योंकि बिजनेस बंद हो गया, अब करंट अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं, बाकी प्रोसीजर सेम। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपके मतलब रिवीजन के पर्सपेक्टिव से। इसी तरह 39 इसको भी आप मार्क कर लो, एक रिवीजन के लिए अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पार्टनर का लोन भी है, इसमें रिजर्व भी है। इसमें एक पार्टनर का लोन अगर आप देखोगे तो एसेट में भी नज़र आ रहा है, मतलब इसमें ये भी एक यूनिकनेस हो गई कि हमने पार्टनर को लोन दिया भी है 10,000 का। तो सर इसका क्या होगा? दिखाओ ज़रा, लोन टू शोभा का हमने पार्टनर को 10,000 लोन दे भी रखा है। तो देखो इसका कोई पॉइंट इसमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, कहाँ है कहाँ है, चलो यहाँ देख लो। ये रहा सितारा, हाथ का निशान। तो हमने शोभा को लोन दे रखा था 10,000, तो शोभा ने वो लोन के पैसे देखो हमें दे दिए, तो हमने सीधा अपने कैश को या बैंक को डेबिट कर दिया। तो मतलब हमें शोभा से 10,000 मिल गए। तो देखो उसकी पोस्टिंग आपको यहाँ ऐसे नज़र आ रही। तो इस क्वेश्चन में भी आपको मतलब यूनिकनेस नज़र आएगी। अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। बाकी इसके बाद 40 भी आप एक मार्क कर सकते हो, ये अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। इसमें सारे वही पॉइंट्स हैं, कंप्लीट रियलाइजेशन अकाउंट बनवाना था, कैपिटल अकाउंट था और 2 चीज़ें थी, ठीक है। उसके बाद देखो अब जर्नल एंट्री के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमसे पूछ सकता है। बाकी देखो जैसे 42 क्वेश्चन जो है इसके अंदर उसने क्या कर रखा था, इसमें उसने बैलेंस शीट दे नहीं रखी थी। इस क्वेश्चन में उसने बैलेंस शीट खुद से बनाकर नहीं दे रखी थी, उसने उसको इन्फॉर्मेशन की तरह लिख कर दे दिया था। तो अगर आपको लिखकर इन्फॉर्मेशन देता है तो फिर आप बैलेंस शीट अपनी खुद बना सकते हो, जैसे हमने इस क्वेश्चन में बनाई थी। तो आप 42 को भी अगर लिखना चाहते हो तो एक बार लिख लेना, उसमें हमने यही चीज़ डिस्कस करी थी। तो बैलेंस शीट हमने खुद बनाई थी, बाकी तो फिर सॉल्यूशन सिंपल था। अच्छा देखो अब 3-3 नंबर के 4 नंबर के एग्जाम में जो छोटे जर्नल एंट्री के क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि आपको 2-3 पॉइंट्स दे देते हैं और कहते हैं जर्नल एंट्री करो। तो आप 3rd क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एंट्रियां करनी थी। इसके अलावा आप 8th क्वेश्चन को भी मार्क कर सकते हो, इसमें भी देखो हमें H पॉइंट्स दे रखे हैं, सबकी हमें अलग अलग जर्नल एंट्रियां करनी थी। तो दिखाता हूं आपको, देखो इस तरह से फिर हमें हर पॉइंट की अलग एंट्री करनी पड़ती है। फिर आप इसके बाद 16 भी मार्क कर सकते हो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह का 4 नंबर का आता है। इसमें भी आपको 4 पॉइंट्स दे देता है और आपको चारों की एंट्रीज करनी पड़ती है, ठीक है ना। बस तो मतलब जब आप डिसोल्यूशन की प्रैक्टिस करो
तो ये है बेसिकली पूरे चैप्टर में। तो 2 वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों में सेम रहता है। ठीक है, चलो, तो मतलब ये कहानी है डिजो की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। ठीक है, तो पहले अपने क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं सारे आपके साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, मैच द फॉलोइंग। तो आपको मैच करना है। तो ए में लिखा है एज वाइफ लोन टेकन ओवर बाय ए। तो आप बताओ कौन से ऑप्शन से भिड़ना है। मतलब नंबर बोलो। तो ए का वाइफ लोन ए ने टेक ओवर कर लिया, तो इसका ट्रीटमेंट क्या, इसकी जर्नल एंट्री सुना दो, चलो अपने आप ट्रीटमेंट आ जाएगा फिर। हाँ, तो इसका मतलब इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हुई, रियलाइजेशन और पार्टनर कैपिटल। बी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, बस इसका तो और कुछ नहीं होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी ट्रांसफर टू, बैंक ओवरड्राफ्ट का नहीं, एक ही तो जगह ट्रांसफ़र होगा भाई। बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट है मान लो, तो आप उसको कहाँ ट्रांसफ़र करोगे। नहीं, वो भी तो आउटसाइड लायबिलिटी है, तो वो भी तो रियलाइजेशन में ही ट्रांसफ़र होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट भी तो आउटसाइड लायबिलिटी है भाइयों बहनों, तो वो कहाँ ट्रांसफ़र करोगे आप, रियलाइजेशन में। उसके बाद पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, पार्टनर लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। चलो ठीक है, ओके। उसके बाद जी नंबर 2, ये भी मैच द फॉलोइंग है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटी, ओके। पार्टनर्स लोन, ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट कह रही हैं दीदी, क्यों, मान लो अगर कैपिटल का डेबिट बैलेंस होता तो वहाँ पे भी तो जा सकता है, ऐसे नहीं। थर्ड वाला, पार्टनर का लोन जो है वो कभी भी रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफ़र होगा, या मतलब एटलीस्ट इन गिवन ऑप्शंस के हिसाब से यही बेहतर बेस्ट बन रहा है। उसके बाद कैश एट बैंक, ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट। और पार्टनर करंट अकाउंट बैलेंसेस, हाँ, तो वैसे तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो वो ऑप्शन उन्होंने दे नहीं रखा, तो हम मतलब यही फिर टिक कर देंगे, मान लेंगे करंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, या फिर ये मिस प्रिंटिंग भी हो सकती है, तो मैं ठीक कर देता हूँ। तो पार्टनर के करंट अकाउंट बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। चलो उसके बाद जी क्वेश्चन 3, 1 नंबरी क्वेश्चन है। डेटर्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एज फॉलोज, ठीक है। सन्ड्री डेटर 2 लाख, प्रोविजन 10,000, 190 है। ऑन डिसोल्यूशन बैड डेट्स वर 25,000 एंड द रिमेनिंग डेटर्स realized 5% discount, and the remaining debtors were realized at 5% discount. How much amount was realized from debtors? तो बताइए जी कि डेटर से कितने रुपए मिले, ये पूछ रहा है कि डेटर से आपको कितने रुपए मिले हैं। तो निकालो जब तक मैं खेल तमाशे कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि आपको डेटर से कितने रुपए रिसीव हुए, मतलब आपको ये बताना है कि आप बाय बैंक में कितने रुपए लिखोगे, ये बताना है। क्योंकि डेटर से रियलाइज़ हो गए ना, तो आप लिखोगे ना बाय बैंक, तो कितने रुपए लिखोगे, तो बताओ जी।
तो देखो पहले पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट में कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, वो सॉरी रियलाइजेशन में कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, डेबिट साइड, ठीक है। इसको हम हमेशा ग्रॉस वैल्यू पर ट्रांसफ़र करते हैं। और प्रोविज़न जो होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर, है ना, हमेशा। तो इसका मतलब हमारे डेटर्स हैं 2 लाख रुपए के, राइट। तो उसने बोला कि बैड डेट्स हो गए 25,000 रुपये के। तो अगर 2 लाख में से 25,000 के बैड डेट्स हो गए तो इसका मतलब कितने बचे रिमेनिंग, 175। तो उसने ये बोला कि रिमेनिंग जो हैं उन्होंने हमें रियलाइज़ करा है, मतलब उनसे हमें मिला है 5% डिस्काउंट। तो 1,75,000 का 5% माइनस कर दो, 8750। तो कितना इसका मतलब हमें रियलाइज़ हुआ है, 166,250। तो ये बेसिकली आपका आंसर हो गया। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, बस आपको फिगर निकाल के दिखानी है कि इसका मतलब हमें 166,250 रियलाइज़ हो गया। ठीक है भाइयों बहनों, समझ आ गया सबको खेल? चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद जी क्वेश्चन 4 ओरली सुनाओ। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजर ऑफ बुक्स। अच्छा, बेसिस भी देता है, देखो सवाल वाले चालू होते हैं। कहता है इसी बेसिस पे बताना है, ऐसे नहीं कि बच्चा कुछ भी लिख रहा है डिफरेंस में। तो आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का डिफरेंस बताना है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजर ऑफ बुक्स के बेसिस पे बताना है। तो बताओ। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम लिखेंगे कि क्लोजर ऑफ बुक्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि बिज़नेस तो अभी चल रहा है ना। तो बिज़नेस अगर चल रहा है तो उसमें हमें बुक्स को क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं। भाई जैसे मान लो एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है, तो क्या आप बुक्स क्लोज़ कर देते हो? बुक्स तो क्लोज़ नहीं करते ना। या चेंज इन PSR होता है, तो ये थोड़ी ना बैठ के पूरा ट्रेडिंग P&L बना रहे हो, नहीं करते ना बुक्स क्लोज। वो तो एक आपको लगता है ठीक है, एक पार्टनर आ गया तो क्या दिक्कत है, आ गया। लेकिन जब फर्म डिज़ोल्व हो गई, बिजनेस ही बंद हो गया, तो बिजनेस के बंद होने पर तो फिर हमें बुक्स को क्लोज करना पड़ेगा। तो ये इनका डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजर ऑफ बुक्स। तो पार्टनरशिप डिज़ोल्व होने पर बुक्स क्लोज नहीं होती, फर्म डिज़ोल्व होने पर बुक्स क्लोज होती हैं। चलो, तो आपका 1 नंबर कट गया। उसके बाद जी नंबर 5 जर्नल एंट्रीज तो मेरे साथ साथ करनी है आपको। तो लिखो सॉल्यूशन, मतलब पहले आपसे पूछूंगा फिर आप मुझे बताना, फिर साथ में लिखते रहेंगे धीरे धीरे। लेकिन तो इसमें लिखा है ए में, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000 एंड पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अरुण, a partner with whom it was agreed at 7,500। चलो तो बताइए जी। तो कह रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो हैं 10,000 रुपये के, जो पे करे फर्म ने किसके बिहाफ पर, अरुण के बिहाफ पर। और पार्टनर विद होम इट वॉज एग्रीड एट 7,500। तो अरुण वो पार्टनर है जिसके साथ ये एग्री हुआ था कि भाई तुम्हें हम 7,500 दे देंगे। तो क्या एंट्री होगी? तो अरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भाई कैसे निकालना है देखो, फिर आप भूल गए। बिहाफ का मतलब क्या है, एक तरह से कि भाई अरुण बॉर्न करेगा, है ना। बिहाफ का मतलब क्या है कि अरुण बॉर्न करेगा। तो जो बॉर्न करता है उससे क्या बताया था आपको, क्या निकालते हैं, डेबिट एस्पेक्ट। तो आप ऐसे धीरे धीरे पढ़ो कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 10,000 के, वो फर्म पे कर रही है
मतलब पेमेंट तो फर्म ने करा, और किसके बिहाफ पे? अरुण के बिहाफ पे, है ना। तो पहले तो लिख लो 10,000, और फर्म पे कर रही है, तो पे करने से आप क्रेडिट एस्पेक्ट निकाल लोगे। तो क्या लिखेंगे फिर? जब फर्म पे करती है तो क्रेडिट किसको कर देंगे? बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। ठीक है। अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब है? जो आगे दे रखा है, विद होम इट वॉज एग्रीड एट 7500, इसका मतलब हाँ, कि अरुण जो है उसके साथ हमने ये अरुण को बोला होगा कि हम आपको रेम्यूनरेशन देंगे, या हम आपको फिक्स्ड 7500 कमीशन देंगे। तो इसके लिए क्या एंट्री करें? वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अरुण्स कैपिटल अकाउंट। तो दो बातें हैं ना इसमें। तो एक तो फर्म ने 10,000 रुपये पे करे अरुण के बिहाफ पे, और उसी के आगे लिखा है कि अरुण के साथ फर्म ने कहा था कि हम आपको 7500 रुपीज़ देंगे, एग्रीड एट 7500। तो आप चाहें तो इनको मर्ज भी कर सकते हो, इन दोनों एंट्रियों को अगर आप मर्ज करोगे तो ओरली सुना दो क्या एंट्री बनेगी। अरुण कैपिटल डेबिट 2500, रियलाइजेशन डेबिट 7500 टू बैंक 10,000। तो फर्म के 10,000 रुपये चले गए, 2500 अरुण के नाम के हो गए, और 7500 रियलाइजेशन में आ गए। तो आप इनको मर्ज भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने अलग अलग इसलिए करा ब्रेक करके दिखाने के लिए। उसके बाद सेकंड बी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000। ठीक है, फिर से दोबारा धीरे धीरे पढ़ना। इट वॉज एग्रीड दैट फर्म विल बियर 2000। तो लिखा है फर्म जो है वो बियर करेगी 2000 रुपये। बियर से आप डेबिट निकालते हो, है ना। और बैलेंस रवि करेगा। तो इसका मतलब 3000 कौन बियर करेगा? रवि। तो 2000 कौन बियर कर रहा है? फर्म। और 3000 कौन बियर कर रहा है? रवि। तो पहले इतनी स्टोरी समझ आ गई? ठीक है, तो बताओ अब एंट्री। बस आगे तो कुछ नहीं लिखा। तो जब फर्म बियर करेगी तो क्या डेबिट करोगे? रियलाइजेशन। और रवि बियर करेगा तो मतलब पार्टनर बियर करेगा तो पार्टनर कैपिटल, उसको डेबिट करेंगे। तो पहले आपको ये ओके हो गई भाई बच्चों बातें। बियर करने से क्या पता लगता है? डेबिट एस्पेक्ट। तो फर्म बियर कर रही है 2000, रवि बियर कर रहा है 3000। लेकिन उसने ये नहीं बताया पे कौन कर रहा है। वो क्वेश्चन साइलेंट है, देखो उसने ये नहीं बताया पे कौन कर रहा है। तो क्या माना जाए अपने आप की पे कौन कर रहा है? मतलब फर्म, है ना। तो वो हम अपने आप यही मानते हैं कि फर्म ही पे कर रही होगी। तो किसको क्रेडिट कर दें हम? टू बैंक अकाउंट। ठीक है, उसके बाद सी, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 वर पेड बाय अमन ए पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो पे करा अमन ने, तो पे से पता चल गया क्रेडिट एस्पेक्ट। और बिहाफ का मतलब है वही बॉर्न, बॉर्न से पता चल गया डेबिट एस्पेक्ट। तो बताओ एंट्री। रियलाइजेशन टू अमन, वेरी गुड। तो बस सी का आंसर हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमन। ₹10,000।
हाँ स्वास्थ्य जी, बिल्कुल। तो क्लियर हो गए। चलो उसके बाद जी नंबर 6, इसमें भी जर्नल एंट्रीज हैं। तो रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। तो पहले फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट में कह रहा है जी, आइए, क्रेडिटर्स वर्थ 85,000 एक्सेप्टेड 40,000 कैश एंड इन्वेस्टमेंट वर्थ 43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो क्रेडिटर्स ने 40,000 रुपये तो कैश ले लिया और 43,000 के इन्वेस्टमेंट्स ले लिए। तो कह रहा है एंट्री बताओ फुल सेटलमेंट में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। कितने रुपए? क्यों 40? क्यों? एसेट जो टेक ओवर करा उसकी तो नो एंट्री। सही सही। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40। उसके बाद सेकंड, क्रेडिटर्स वर 16,000 रुपये। कह रहा है क्रेडिटर 16,000 रुपये के हैं। दे एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड एट 18,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो बताइए जी, 16,000 के क्रेडिटर्स हैं लेकिन वो 18,000 की मशीनरी ले गए अपने सेटलमेंट में। नो एंट्री। ठीक है ना। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने के थे कितने के ले गए, अपने को तो नो एंट्री करनी है। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद थर्ड, क्रेडिटर्स वर 90,000 रुपये। ठीक है। दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यूड 1,20,000 एंड पेड कैश टू द फर्म 30,000 रुपये। तो इस बार 90,000 के क्रेडिटर्स थे, वो 1,20,000 की बिल्डिंग ले गए और 30,000 उन्होंने हमें दे दिए। तो बताओ, तो इस बार क्या एंट्री होगी? तो जो वो बिल्डिंग ले गए इसकी तो कोई एंट्री नहीं है ना, और बस हमें तो 30,000 कैश मिल गया, तो हम इसकी क्या एंट्री कर देंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ गए भाइयों बहनों? तो बिल्डिंग जो उसने टेक ओवर करी उसकी कोई एंट्री नहीं, तो उसने बस हमें कैश दे दिया 30,000, वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो क्लियर हो गया। चलो उसके बाद जी नंबर 7, मानव, महक एंड महेश वर पार्टनर्स इन महाकाल एसोसिएट्स। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व ऑन 31 मार्च। तो 3 पार्टनर्स हैं, उन्होंने डिसॉल्व करने का सोच लिया है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ हैव बीन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। तो हम एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर चुके हैं, उसके बाद आपको एंट्रियां बतानी है। ठीक है। नंबर 1, ओल्ड मशीनरी फुल्ली रिटर्न ऑफ वॉज सोल्ड फॉर 42,000। तो बस इतना कट पहले दो। कह रहा है कि एक पुरानी मशीन थी जो हमने पूरी तरह से राइट ऑफ कर दी थी। पूरी तरह से राइट ऑफ करने का मतलब हो गया कि ये बैलेंस शीट में नहीं है, यानी कि ये अनरिकॉर्डेड है। तो हमने इसको 42,000 में बेच दिया। बताओ एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो लिख लो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब उसी के आगे कहानी है, एक और वो पढ़ लेते हैं। वाइल ए पेमेंट ऑफ 6,000 इज मेड टू द बैंक फॉर अ बिल डिस्काउंटेड बीइंग डिसऑनर्ड। कह रहा है हमारा एक बिल डिस्काउंटेड था, वो डिसऑनर हो गया। तो खैर इससे तो आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, आपने 6,000 रुपये की एक पेमेंट करी है बैंक को। तो आपने 6,000 रुपये बैंक को पे करे। बताओ क्या एंट्री करोगे पेमेंट की? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक।
तो 6,000 रुपये आपने पे कर दिए, है ना। बाकी आप चाहें चीतापना अगर करना चाहो दोनों को मर्ज करके 36,000 की भी एंट्री कर सकते हो, लेकिन ऐसे अलग अलग ही करो बेहतर है क्योंकि दोनों पॉइंट अलग है ना। तो ओके हो गया पॉइंट। चलो सेकंड, महक एक्सेप्टेड अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 80,000 रुपये एट 5,000 रुपये एंड बैलेंस थ्रू चेक अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ हिज लोन टू द फर्म 1,00,000। तो दोबारा पढ़ लो भाइयों बहनों। कह रहे हैं कि महक ने एक अनरिकॉर्डेड एसेट जो 80,000 का था उसे तो 5,000 रुपये में टेक ओवर कर लिया है और बचे हुए पैसे चेक से ले लिए हैं। किस बात के? अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ हिज लोन टू द फर्म 1,00,000 रुपये। तो उसने 1,00,000 रुपये का लोन दिया था हमें, तो बदले में महक कह रही है कि भाई मैं एक तो मशीन ले जाऊंगी या मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट ले जाऊंगी 5,000 का, तो और बचे हुए पैसे मुझे चेक दे दो। तो बचे हुए कितने हो गए? 95। तो आपने महक रानी को उसके लोन के बदले में 5,000 का तो एक एसेट दे दिया अनरिकॉर्डेड वाला और 95 का चेक दे दिया। तो बताओ जी एंट्री। अच्छा, क्यों? महक तो पार्टनर है। तो आपकी देखो महक के लोन की लायबिलिटी ख़त्म हो गई 1,00,000 की। महक तो पार्टनर लोन है ना ये तो पार्टनर का लोन डेबिट, लायबिलिटी ख़त्म हो गई 1,00,000 की। और क्या पे करा आपने उसको? 5,000 का अपना एसेट चिपका दिया, तो टू रियलाइजेशन 5,000 और 95,000 का आपने चेक चिपका दिया, तो टू बैंक 95। ठीक है ना? ठीक है। तो क्लियर हो रहा है स्टोरी? ओके। चलो थर्ड पॉइंट, थर्ड में लिखा है, अब धीरे धीरे पढ़ना। स्टॉक ऑफ द बुक वैल्यू 30,000 वॉज टेकन बाय मानव, महक एंड महेश इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो इक्वल है वैसे तो एक 30,000 का स्टॉक तीनों पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया। बताओ एंट्री। तीनों पार्टनर डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है। और 30,000 का स्टॉक है, इक्वल रेशियो है, तो 10 10 10। उसके बाद नंबर 4, द फर्म हैड पेड। फर्म ने पे करा है, पे मतलब क्रेडिट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ महेश। बिहाफ मतलब बॉर्न मतलब डेबिट। तो बताओ क्या एंट्री बन गई? महेश डेबिट टू बैंक। ठीक है। है ना, क्योंकि महेश ने बॉर्न करे और फर्म ने पे करे, तो महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और उसके बाद लास्ट नंबर 5 भी बताओ। देयर वॉज ए व्हीकल लोन ऑफ 2,00,000। कह रहा है व्हीकल का लोन था हमारे सर पे 2,00,000 का, विच वॉज पेड बाय सरेंडर ऑफ एसेट टू द बैंक एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 1,40। तो उसको हमने सेटल करने के लिए अपना एक एसेट गिरवी रख दिया, मतलब गिरवी क्या रख दिया, एसेट दे दिया, सरेंडर कर दिया 1,40,000 का। और कह रहा है जो शॉर्टफॉल बच गया, मतलब कितना बच गया बताओ शॉर्टफॉल? 60,000। तो 60,000 जो शॉर्टफॉल बच गया, कह रहा है वो हमने फर्म के बैंक के खाते से पे कर दिया। तो एक 2,00,000 रुपए के लोन को आपने 1,40 का तो एसेट चिपका दिया और 60,000 बैंक से दे दिया। तो 1,40 की तो क्या एंट्री करोगे?
नो एंट्री, क्योंकि लाइबिलिटी को एसेट दे दिया। और 60,000 जो आपने पे करा उसकी क्या एंट्री? रियलाइजेशन टू बैंक। तो बस, तो एग्ज़ाम में ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं। देखो, अगर आपको बस एंट्री करनी आती, ना इसमें कोई फॉर्मेट बनाने, ना इसमें कोई कैलकुलेशन करनी, सिर्फ बुद्धि मता का खेल है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कहानी? चलो, तो अब सर चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब आते हैं ढांचे ढूंचे बनाने पर। तो सोनू एंड आशु शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। ठीक है, तो दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:1। दे एग्रीड अपॉन डिसोल्यूशन, बैलेंस शीट दे रखी है उनकी। तो बैलेंस शीट पे एक बार नज़र मार लो बस ऐसी। लोन है, ये लाइबिलिटी है, कैपिटल्स हैं सोनू के आशु के, और क्रेडिटर्स है, ये भी लाइबिलिटी है। बाकी कैश एट बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, प्लांट। लोन टू आशु, आशु को हमने लोन भी दे रखा है 10,000 का। ठीक है, कह रहा है सोनू टुक ओवर प्लांट एंड मशीनरी एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 60,000। स्टॉक एंड फर्नीचर वर सोल्ड फॉर 42 एंड 13,900 respectively. Debtors were taken over by Ashu at 69. Creditors were paid subject to a discount of 900. Sonu agrees to pay the loans. Realization expense were 1600. तो कह रहा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। चलो, तो ये तो अब आपके हवाले सौंप सकते हैं। बोलो हाँ, पहले तो आपको ही दिया जाएगा। तो पहले अब आप अपना हुनर का प्रदर्शन दिखाइए। छोटी सी बैलेंस शीट है, छोटे से पॉइंट है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो बनाओ, फिर बताओ, फिर आपसे चेप के कर लेंगे। चलो, तो ढांचा मैं बना रहा हूँ, आप अपना करना। तो इसमें हमको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। चलो, तो हमारे चीतों से पूछ लूँगा कि क्या क्या पोस्टिंग करनी है। डेबिट, क्रेडिट, ठीक है, बस ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलो, तो अब बताओगे मुझे पोस्टिंग 1 by 1? बोलो जी। तो एसेट्स में बताओ, रियलाइजेशन में कौन कौन से लिखने हैं? स्टॉक लिखा, फर्नीचर लिखा, डेटर लिखा, और प्लांट एंड मशीन लिखा, और लोन टू आशु ये नहीं लिखना। ठीक है, ये तो सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा क्योंकि ये तो पैसे मिल जाते हैं। तो बस स्टॉक, फर्नीचर, डेटर और प्लांट एंड मशीन लिख लेते हैं। तो बैलेंस शीट से सिर्फ 4 एसेट्स खाली कर लेते हैं। स्टॉक 45, फर्नीचर 16, डेटर्स 70 और प्लांट एंड मशीन 52। फिर लाइबिलिटी बताओ। लोन लिखा, क्रेडिटर लिखा, कैपिटल लिखे नहीं, वो नहीं लिखे। तो बस लाइबिलिटी ट्रांसफ़र हो गई। एक तो लोन 12 का और क्रेडिटर्स 18 के। तो भाइयों बहनों, बैलेंस शीट से तो सिर्फ यही बातें आएंगी। ओके, यहाँ तक तो सबका सही ही होगा। चलो, अब पॉइंट वाइज पॉइंट बताओ। सोनू टुक ओवर प्लांट एंड मशीन फॉर 60, इसकी पोस्टिंग क्या करी? बाय सोनू, कैपिटल 60,000। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद स्टॉक एंड फर्नीचर वर सोल्ड फॉर 42,000 एंड 13,900 रेस्पेक्टिवली, इसकी क्या करी? ठीक है, तो स्टॉक बेच दिया, फर्नीचर बेच दिया, बाय बैंक अकाउंट 42,000 और 13,900 कितना हो गया? 55,900। ओके, उसके बाद
डेटर्स वर टेकन ओवर बाय आशु एट 69, इसकी पोस्टिंग क्या करी? बाय आशु कैपिटल 69, ठीक है, ओके। क्रेडिटर्स वर पेड सब्जेक्ट टू अ डिस्काउंट ऑफ 900, क्रेडिटर्स को आपने 900 रुपये की छूट के साथ पे कर दिया, तो बताओ क्रेडिटर्स को कितना पे कर दिया? 11, अच्छा क्रेडिटर तो वो नीचे वाले हैं, सॉरी, तो क्रेडिटर्स को कितना पे कर दिया? 17,100, ठीक है भाइयों बहनों। सोनू कह रहा है मैं लोन ले लूँगा, तो इसकी पोस्टिंग क्या करी? टू सोनू कैपिटल, 12,000 का सोनू ने लोन ले लिया, ठीक है, तो दोनों आउटसाइड लायबिलिटी पे हो गए। उसके बाद लिखा है भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 1600, रियलाइजेशन के खर्चे हो गए 1600 के, तो 1600 के रियलाइजेशन के खर्चे कहाँ लिखे? टू बैंक अकाउंट, ठीक है, 1600, ओके। तो बताओ भाइयों बहन, यहाँ तक कोई पोस्टिंग में किसी को दिक्कत परेशानी? क्लियर हो गया? चलो, तो और कुछ करना है या बस सारे एसेट्स क्लियर हो गए अपने, है ना, और सारी लायबिलिटी भी पे हो गई, बस। तो अब आप निश्चिंत। तो क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? 2,14,900, ठीक है। तो गेन कितना आया? बैलेंस 1200, ठीक है। तो बस ये सोनू और आशु के 3:1 रेशो में बांट दो, 900 और 300। चलो ठीक है, तो सही है, इजी था, ठीक है, हाथ खुल गया आपका। तो अब मुश्किल पे चलें। तो सबको क्लियर होगी पोस्टिंग? चलो, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। P, Q and R were partners sharing profits and losses in the ratio 2:1:1, 3 पार्टनर्स हैं। They decide to dissolve the firm on 31 मार्च, बैलेंस शीट एज अंडर। तो क्रेडिटर है, BP है, लोन फ्रॉम P, पार्टनर का लोन भी है, रिजर्व फंड है और तीनों ही कैपिटल है। बाकी बैंक, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीन, ये वो। फिर लिखा है द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन, वो तो बाद में पढ़ लेंगे हम। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या क्या बनाए खाते बताओ। तो एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं, आ जाओ, 10 लाइन का। दूसरा क्या बनाएं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं? 3, ABC। ABC या क्या नाम है, एक बार देख लेते हैं। PQR। और क्या बनाए? तीसरा पार्टनर का लोन बनाए या नहीं? एक पार्टनर था ना P, उसका लोन भी था, तो बनाए या नहीं बनाए बताओ। मतलब बना भी सकते हैं, नहीं तो आप कहो कि सर नहीं छोड़ो, तो छोड़ भी सकते हैं। तो बताओ क्या करें? चलो फिर बना लेते हैं। तो बना लो, 3 लाइन का ही तो है, उसमें एक पोस्टिंग ही तो करनी है, और क्या। तो पार्टनर P का लोन भी बना लो, 2 लाइन का
ड्रामा कर लेते हैं। चलो, तो ये हो गए जी ढांचे। तो तब तक आप पहला स्टेप बताओ क्या था। पहला स्टेप क्या सिखाया था? बैलेंस शीट को खाली करना है। चलो, तो बैलेंस शीट खाली करने, अब मैं बैलेंस शीट में जा रहा हूँ। पहले एक साथ पूरी एसेट साइड खाली कर देंगे, देख लेना, एक बार में देख लेना बस। तो बैंक तो है 30,000, तो इसको तो बैंक बैलेंस में लिख लेंगे। बाकी स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर और मशीन, इन्हें रियलाइजेशन में लिख लेंगे। और प्रोविज़न को किस साइड लिखोगे रियलाइजेशन में? क्रेडिट साइड। ठीक है जी, तो एसेट साइड पूरी ओके है सब बच्चों को कंफर्टेबली। चलो आओ खाली करते हैं फिर फटाफट। तो पहले आप रियलाइजेशन में लिख लो, डेबिट साइड पर जो लिखने थे, स्टॉक 150, डेटर्स 88, इसका प्रोविज़न क्रेडिट में लिख लो 8,000, इन्वेस्टमेंट 40,000, फर्नीचर 30,000 और मशीन 90,000। ये तो हो गए एसेट्स। और बैंक के 30,000 बैंक में लिख लेते हैं। टू बैलेंस BD 30,000। ठीक है, तो भाई सभी भाइयों बहनों को बिल्कुल ओके है, कोई भी दिक्कत तो नहीं। चलो, अब लाइबिलिटियाँ खाली करते हैं, चल रहे हैं। तो क्रेडिटर कहाँ लिखेंगे बताओ? रियलाइजेशन में। BP कहाँ लिखेंगे? रियलाइजेशन में। लोन फ्रॉम P कहाँ लिखेंगे जी? लोन वाले अकाउंट में। और रिजर्व फंड 8,000, इसका क्या होगा? तीनों पार्टनर्स के बीच में बट जाएगा। और कैपिटल तो कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, तो क्लियर है लाइबिलिटी साइड पूरी। चलो आ जाओ फिर मैदान में। तो रियलाइजेशन में पहले लिख लेते हैं क्रेडिटर्स 80, BP 10। ये एग्ज़ाम में मत बनाना आदमी, ये तो मैं ऐसे ही बनाता हूँ। ठीक है, आउटसाइड लाइबिलिटी की पहचान के लिए। बाकी बाय बैलेंस BD कैपिटल में लिख लो। कितने थे इनके बैलेंस? 2 लाख, 1 लाख और 2,000। आर ने देखो बहुत कम पैसे लगा रखे हैं बिजनेस में, आर चालू है ना, बिजनेस बंद हो रहा है तो इसने सही टाइम पे पहले ही पैसे निकाल रखे होंगे। और P लोन कहाँ लिखे हैं? वो P लोन में इधर लिख लो, लोन अकाउंट में 20,000। तो हमारी पूरी बैलेंस शीट खाली हो गई। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो ये हो गया। बाकी एग्ज़ाम में आप आदमी की जगह हल्का सा स्टार बना लेना ताकि आपको सेफ्टी रहे कि भाई पहचान हो गए, है ना। इतना बड़ा आदमी बनाओगे तो अजीब सा लगेगा, तो एक छोटा सा स्टार बना लेना पहचान के लिए। चलो, तो अब नीचे से शुरू करते हैं। बैलेंस शीट का खेल तो ख़त्म हो गया, अब नीचे से बताना है आपको। इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाय P एट बुक वैल्यू। बताओ इसकी जर्नल एंट्री। P कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट तो P ने टेक ओवर कर ली, तो इधर तो लिख लो बाय P कैपिटल 40,000। और इसकी क्रॉस पोस्टिंग कहाँ करोगे? P के कैपिटल में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन 40,000। तो पहला पॉइंट कंप्लीट। सेकंड पॉइंट, फर्नीचर टेकन ओवर बाय Q फॉर 20,000। इसकी पोस्टिंग मतलब इसकी जर्नल एंट्री सुनाओ। Q कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में तो लिख लो बाय Q's कैपिटल अकाउंट 20,000।
और इसकी क्रॉस पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट डेबिट में टू रियलाइजेशन Q 20,000। ठीक है। थर्ड पॉइंट, क्रेडिटर्स वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर्स को आपने 5% डिस्काउंट पर पे कर दिया, तो 80 का 5% आ गया 4, तो मतलब 76 पे कर दिया, तो क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो भी अंदर लिख लो, अभी और भी पेमेंट्स आएंगी। तो 76 क्रेडिटर को पे कर दिया। ठीक है भाइयों बहनों। फोर्थ पॉइंट, अदर एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। स्टॉक 80, डेटर 65, मशीन 30% कम। तो स्टॉक का 80% निकालना कितना आ गया? 120। डेटर्स तो 65 दे ही रखा है, और मशीन 30% कम पर बिकी, तो 90,000 का 30% कम कर दो, 63, मतलब 27 कम हो गया, तो 63,000। ठीक है जी। तो स्टॉक, डेटर और मशीन बेचने की एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो इसकी पोस्टिंग कर दो बाय बैंक। तो स्टॉक बेचा 120 में, डेटर बेचे 65 में, 65 ही था ना? नहीं, डेटर हाँ, डेटर 65 और मशीन 30% लेस निकाल के 63। तो ये तीनों आप जोड़ो, 287, 47। ठीक है। तो ठीक है भाइयों बहनों, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं? पहले डिसाइड करो क्या आएगा। 63 और 65 कितना हो गया? 128, तो 248। ठीक है, तो ओके हो गया। इसकी क्रॉस पोस्टिंग कहाँ आएगी? बैंक अकाउंट में डेबिट साइड 248। भाई यही तो होती है ना एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, ओके है कहानी। चलो उसके बाद लास्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2000। कह रहा 2000 के खर्चे भी आ गए, तो इसकी एंट्री सुनाओ 2000 के खर्चे की। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इसी में जोड़ लो टू बैंक वाले में 2000। ठीक है, बस तो सारे पॉइंट ख़त्म हो गए, पांचों पॉइंट ख़त्म हो गए। तो बताओ हम भी ख़त्म कर दें या कुछ बचा है? तो अब देखो चेक करना है। देखो सारे एसेट्स बेच दिए, देखो टिक लगे हुए हैं, सारे एसेट्स बिक गए। बोलो हाँ। क्या सारी लायबिलिटी पे हो गई? बताओ नहीं। तो आपको बिल्स पेबल को अपने आप पे करना पड़ेगा। तो बिल्स पेबल को 10,000 रुपये अपने आप पे करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, सबको क्लियर हो गया पॉइंट? ओके चलो, तो 88,000 पे हो गया। तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग बताओ कहाँ होगी? बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन 88। ठीक है, बस अब आप क्लोज कर दो। तो डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है, 4,86,000 रियलाइजेशन का। तो 486 में से सारे क्रेडिट के माइनस करो, क्या बचेगा बैलेंस? टू इस टू वन में बांटेंगे फिर। प्रोविज़न नहीं पे करते। एक बच्चा कह रहा था प्रोविज़न भी पे करना है, नहीं, प्रोविज़न कोई आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है। तो ये बच रहा है जी 80,000।
ठीक है, तो 2:1:1 में बांट देते हैं, तो 40 20 20, 40 20 20, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब कैपिटल बना लेते हैं। तो एक तो सबसे पहले यही जो रियलाइजेशन का लॉस निकला 40 20 20, ये पोस्ट कर लेते हैं, 40 20 20। और पार्टनर को कुछ देना था क्या, कोई चॉकलेट चॉकलेट थी बैलेंस शीट में? 8,000 का था ना रिजर्व, तो वो पार्टनर्स के बीच में बांट दो। बाय रिजर्व 4,000 2,000 2,000, बस। और तो कुछ था नहीं, तो टोटल कर लो। पी का आ गया 2,04,000, क्यू का आ गया 1,02,000, आर का आ गया 4,000। पी का टोटल, क्यू का टोटल, ओहो आर का तो इधर आएगा ना, तो बेचारा आर फंस गया, घर से लाने पड़ेंगे अब आर को। आर की पत्नी कह रही है कहाँ जा रहे हो पैसे लेके? आर कह रहा है बिज़नेस बंद हो गया, मैंने दोस्तों के साथ शुरू करा था। कह रहा है मुझे घर से लाने पड़ेंगे। कितने रुपए लाएगा घर से आर? 16,000। ये बैलेंस बच गया आर का। तो बाकी पी और क्यू की पत्नियां बड़ी खुश हैं, कह रही है अरे वाह बिज़नेस बंद करके आए हो? कह रहे हाँ। तो वो क्यों खुश है उनकी पत्नियां? क्योंकि उनका एक्स्ट्रा पैसा था वो अब विड्रॉ कर लेंगे। तो पी और क्यू पैसे विड्रॉ कर लेंगे। तो पी तो अपने घर लेके पहुंचेगा 1,24,000 रुपये। पी की पत्नी कहेगी चलो आज ही दिलवाओ मुझे गोल्ड ज्वेलरी। और क्यू कितने रुपए लेके घर पहुंचेगा? 62। तो इसकी पत्नी कहेगी चलो सिल्वर का ही दिलवा दो, गोल्ड तो खरीद नहीं पाएंगे। ठीक है भाइयों बहनों, तो यहाँ तक ओके हो गई कहानी? तो समझ आ रहा है सबको खेल? अब इनकी क्रॉस पोस्टिंग बैंक अकाउंट में कहाँ होगी? बता। यहीं पे बैंक अकाउंट में। तो देखो पी ने विड्रॉ कर लिया है ना 124, तो क्रेडिट साइड पर। क्यू ने भी विड्रॉ कर लिया 62, तो क्रेडिट साइड पर। आर घर से ला रहा है तो डेबिट साइड पर 16,000। तो ये हो गया बैंक अकाउंट। बाकी पी लोन खाली बचा हुआ है, अब उसको कैसे क्लोज करें? किसी ने चेक ही नहीं करा। पी का डेबिट बैलेंस बच रहा था कि क्रेडिट बैलेंस बच रहा था? देखो पी का कौन सा बैलेंस बच रहा है? क्रेडिट बैलेंस बच रहा है ना। तो इसका मतलब अब हम पी के लोन को डायरेक्टली पे ऑफ कर देंगे। अगर भगवान ना करे पी का मान लो डेबिट बैलेंस बच रहा होता, तो फिर आपको वो तिगड़म लगानी पड़ती कि भाई इतना लेना है इतना देना है, फिर वो आपस में यहाँ कटता। तो क्लियर हो गया? तो खैर इस सवाल में पी का क्योंकि क्रेडिट बैलेंस ही बच रहा है, तो अब हम पी के लोन को पूरा डायरेक्टली पे ऑफ कर देंगे। तो पी लोन में तो लिख लेते हैं टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपये, और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिख लेते हैं बाय पीज लोन अकाउंट 20,000 रुपये। तो पी के लोन को सीधा 20,000 हम पे ऑफ कर देंगे। अब टोटल आप करो, कि क्या आएगा। क्यू का बैलेंस 62, तो क्रेडिट का कितना आ रहा है? 294। पक्का श्योर? बता दो भाई बहनों। ठीक है, और डेबिट का 294 ही आ रहा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये वाला? समझ आया? चलो तो कर लो, मैथमेटिक्स की चिंता छोड़ो, वो सही है।
बस आप पोस्टिंग देखो, सबको पोस्टिंग ओके हो गई, प्रोसेस सबको समझ आया। चलो जी, तो ये आपका एक कॉम्प्रीहेंसिव कंप्लीट क्वेश्चन हो गया जी, ठीक है। चलो अब है जी क्वेश्चन 10, ये भी देखते हैं ये क्या कह रहा है। ABC वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1:1, तो 3 पार्टनर्स हैं ABC, ठीक है। ऑन 31 मार्च उन्होंने डिसाइड करा कि हम बिज़नेस बंद करेंगे। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं, लोन दे रखा है, ए का लोन भी दे रखा है, ठीक है, पार्टनर का लोन, बाकी कैपिटल दे रखी हैं, और उधर तो कैश, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर, सन्ड्री एसेट्स, ओके। इट वॉज एग्रीड दैट ये सब तो बाद में पढ़ेंगे हम। कह रहा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड एज लोन अकाउंट, बस 2 चीज़ें बनानी है। चलो तो पहले ढांचा बना लेते हैं। तो एक तो बना लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, और एक बना लेते हैं एज लोन अकाउंट। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है, खाली 2 ही चीज़ें बनानी है, ठीक है सर। तो ये अच्छा है सर, एग्ज़ाम में ऐसे ही आए बस। तो 2 चीज़ें बनाने में तो हमें कोई टेंशन नहीं है। तो एक तो बना लो रियलाइजेशन अकाउंट, और 3 लाइन का बना लो छोटा सा एज लोन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। चलो तो ये हो गई स्टोरी। चलो तो अब करें ढांचे ढूंचे खाली करें, मतलब वो बैलेंस शीट खाली करें। चलो करते, तो पहले एसेट से शुरू कर रहा हूँ। बताओ रियलाइजेशन में क्या क्या आएगा, एसेट से बताना। डेटर, प्रोविजन तो क्रेडिट साइड, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर और सन्ड्री एसेट, तो लिख दूँ ये 5। चलो आओ, तो ये 5 लिखते हैं। डेटर्स 26,200, प्रोविज़न क्रेडिट साइड लिख लो। प्रोविज़न ध्यान रखना ये आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं होता। उसके बाद स्टॉक 7,800, फर्नीचर 1,000, कंप्यूटर 8,000 और सन्ड्री एसेट्स 17,000। चलो तो ये तो हो गए बैलेंस शीट के एसेट्स खाली, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब लाइबिलिटियाँ बताना। क्रेडिटर, लोन, ए का लोन कहाँ जाएगा, वो तो लोन अकाउंट में, तो बस क्रेडिटर और लोन 2 ही लाइबिलिटी हैं। तो रियलाइजेशन में लिख लो क्रेडिटर, ये आउटसाइड लाइबिलिटी है, देखो आदमी बना रहा हूँ, ठीक है, तो आदमी मतलब आउटसाइड लाइबिलिटी। लोन ये है आउटसाइड लाइबिलिटी 1,500, और ए का लोन कहाँ जाएगा, वो तो ए के लोन के खाते में। चलो तो बैलेंस शीट का तो खेल हो गया फिनिश। तो ओके है सबको, यहाँ तक सबको समझ आया। चलो अब बच्चों से एक एक पॉइंट पूछते रहेंगे, आप होशियार बच्चे बताते रहोगे। नंबर 1, ए टुक कंप्यूटर एट इट्स बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। ओके, तो ए कह रहा है कि मैं कंप्यूटर ले जाऊंगा बुक वैल्यू पर और मेरा लोन सेटल हो जाएगा। तो ये 8,000 का कंप्यूटर है, तो ए कह रहा है भाई ये मैं ले जाऊंगा और मेरा ये लोन जो है ये सेटल कर देना। तो ए के लोन को आप सेटल कर दोगे, वो 8,000 का कंप्यूटर ले जा रहा है। चलो तो जर्नल एंट्री बताओ। चलो मान लो यही पॉइंट जर्नल एंट्री में भी आ जाता तो ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सुनाओ जर्नल एंट्री। एज लोन अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 10,000, क्योंकि ए का लोन 10,000 की लाइबिलिटी ख़त्म हो गई।
ठीक है। 2 रियलाइजेशन कितने रुपए, कितने रुपए का कंप्यूटर ले गया वो? 8,000 का। और 2,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। वेरी गुड। तो वो प्रॉफिट किस में ट्रांसफ़र होगा? रियलाइजेशन में, ठीक है ना। तो मतलब ये मैंने कॉन्सेप्चुअली एंट्री बनाई समझाने के लिए। बाकी आप तो क्योंकि होशियार हो तो आप तो एक ही मर्ज करके क्या कर सकते हो, ए लोन डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक, तो क्लियर हो गया भी सबको? कोई डाउट तो नहीं? चलो आओ इसकी पोस्टिंग करते हैं। ए लोन डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में लिख लेते हैं बाय ए लोन, मर्जी कर रहे हैं ना 10,000, और ए लोन में लिख लेते हैं टू रियलाइजेशन। ये लो जी, तो ए लोन का तो नाटक फिनिश। तो ये अकाउंट तो उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए बनवाया ताकि बच्चा शायद देख के डर जाए, बस खत्म, ए लोन तो हो गया। ओके चलो सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में है जी, ए टुक फर्नीचर एट 800 एंड डेटर्स अमाउंटिंग टू 20,000 एट 17,200। पहले इतना करते हैं बस। तो ए कह रहा है मैं फर्नीचर भी ले जाऊंगा, ठीक है, 800 रुपये का, और कह रहा है 20,000 के जो डेटर हैं उन्हें भी मैं 17,200 में ले जाऊंगा। तो बताओ इसकी एंट्री पोस्टिंग क्या होगी? बाय एज कैपिटल अकाउंट। तो ए कह रहा है कि मैं क्या ले जाऊंगा, एक तो फर्नीचर ले जाऊंगा, तो फर्नीचर पे टिक लगा रहा हूँ 800 का, और कह रहा है मैं 20,000 के डेटर ले जाऊंगा, लेकिन 20,000 के डेटर कितने में ले जाऊंगा? 17,200 में। ठीक है जी भाइयों बहनों। लेकिन अब डेटर पे ज़रा मैं एक बादल बना रहा हूँ आपको फोकस करवाने के लिए कि क्या सारे डेटर क्लोज हो गए? नहीं, ए सिर्फ कितने डेटर लेके गया है? 20,000। तो अभी मैं बादल में लिख रहा हूँ, इसका मतलब कितने बचे हैं ताकि ध्यान रहे, 6200 के। ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको पॉइंट? चलो बाकी ए का टोटल बाहर लिख लो 18,000। तो ए 17,200 रुपये में डेटर ले गया 20,000। अब उसी लाइन को कंटिन्यू करते हैं। क्रेडिटर ऑफ 6,000 टू बी पेड, और ए कह रहा है कि मैं 6,000 के क्रेडिटर भी पे कर दूंगा। ये सारा पूरा पॉइंट ना ए की स्टोरी चल रही है, मैंने ब्रेक कर दिया था। वो पूरा सेंटेंस शुरू से पढ़ोगे तो लिखा है ए टुक फर्नीचर, डेटर और क्रेडिटर 6,000 टू बी पेड। तो अब 6,000 के क्रेडिटर ए ने पे कर दिए, तो इसकी क्या एंट्री कर दोगे? टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ए ने क्रेडिटर्स को पे कर दिया। चलो जी, तो 2 पॉइंट ओके हो गए। उसके बाद थर्ड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, बी टुक। अब ये बी का पॉइंट है, पूरा बी की स्टोरी है इसमें। बी टुक स्टॉक इन ट्रेड एट 7,000। पहले इतना ही कर लेते हैं। तो बी कह रहा है मैं स्टॉक ले जाऊंगा 7,000 का, तो इसकी क्या करेंगे पोस्टिंग? बाय बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अंदर ही लिख लेना अभी तो 7,000। तो बी 7,000 का स्टॉक ले गया। उसके बाद जो अगली लाइन है वो काफ़ी बच्चों के जी का जंजाल बन जाती है एग्ज़ाम में। एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स, और वो कुछ सन्ड्री एसेट्स भी ले गया एट 7,200। तो इसका मतलब उसने कुछ सन्ड्री एसेट्स भी ले लिए, मतलब कुछ ले लिए, अभी पूरे नहीं लिए, कुछ ले लिए, तो कुछ बचे भी हो सकते हैं। तो कुछ सन्ड्री एसेट्स उसने ले लिए, कितने रुपए के ले लिए? 7,200 के ले लिए। तो लिख लो 7,200। तो बाहर बी का आ गया 14,200। अब इसमें मज़ेदार बात यह है कि सन्ड्री एसेट्स के बारे में ये बोला है कि बी ने कुछ सन्ड्री एसेट्स लिए हैं, कुछ। अब इसमें मज़ेदार बात यही है कि क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि बी ने कितने सन्ड्री एसेट्स लिए हैं। क्वेश्चन ने ये बता दिया कि बी ने कुछ सन्ड्री एसेट्स लिए हैं, कुछ, सम सन्ड्री एसेट्स बी ने टेक ओवर करें।
अब हमको फ़िलहाल ये नहीं पता कि बी ने कितने टेक ओवर करें, तो हम ये भी नहीं अभी फ़िलहाल पता लगा सकते कि रिमेनिंग कितने बचे हैं। तो अब आओ आगे का सेंटेंस पढ़ते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। अब उसने ब्रैकेट में ये दिया है कि जो बी ने कुछ सन्ड्री एसेट्स लिए हैं 70 to 100 के, उसके बारे में लिखा है बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू। लेकिन उसने ये बात उसमें बता दी कि उसने जो कुछ सन्ड्री एसेट्स लिए हैं वो 10% कम दामों पर लिए हैं। उसने ये बात बता दी कि बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू। तो मतलब मैं समझा देता हूँ नीचे की तरफ। इसका मतलब है कि मान लो मुझे बुक वैल्यू फ़िलहाल लेट से x है, मुझे नहीं पता कि उसने कितने रुपए के लिए, तो मैंने उसको क्या मान लिया x। अब b कह रहा है कि मैं बुक वैल्यू जो भी है मैं इस पर नहीं टेक ओवर करूँगा, वो बुक वैल्यू से कितने रुपए कम पर टेक ओवर कर रहा है, 10% कम वैल्यू पर टेक ओवर कर रहा है। तो अगर बुक वैल्यू x है तो इसका मतलब वो 10% ऑफ x कम वैल्यू पर टेक ओवर करेगा। और वो क्वेश्चन ने बता रखा है हमें कि भाई बी ने जो टेक ओवर करा है वो 70 to 100 का करा है, ये गिवन है। तो आप इस गणित से ये निकालोगे कि इसका मतलब बी ने जो सन्ड्री एसेट्स टेक ओवर करे हैं आखिर उनकी बुक वैल्यू क्या थी, आप इस गणित से पता लगाएंगे। 8000, समझ गए? तो भाई सब बच्चे ओके हो गए? तो ये आपको अगर लगे ज़रूरत है तो नोट करना, और अगर आप होशियार हो शिवांश की तरह तो फिर मत नोट करो, फिर तो आप खैर होशियार हुई तो आपके तो दिमाग में ये सब बातें फिट पहले से ही होंगी। तो लेकिन मैं निकाल के दिखा देता हूँ और क्रॉस टैली करवा देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो बी ने कुछ सन्ड्री एसेट्स टेक ओवर करे हैं उनकी इसका मतलब बुक वैल्यू 8000 रही होगी। अब देखो मैं क्रॉस टैली करवाता हूँ आपको, क्रॉस टैली कर लो। अब अगर जो बी ने सन्ड्री एसेट्स टेक ओवर करें, मान लो उनकी बुक वैल्यू 8000 है, अब क्रॉस टैली करते हैं तो 8000 का 10% माइनस करना कितना आएगा, 800। तो 8000 में से 800 माइनस करोगे तो इसका मतलब बी ने कितने में टेक ओवर कर लिया, 70 to 100। तो टैली हो गया, समझ आ गया? तो इसका मतलब बी ने कितने बुक वैल्यू के सन्ड्री एसेट्स टेक ओवर करे लिए, 8000 के। ओके, तो इससे आपको अब रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स पता लग जाएंगे कि कितने बचे। तो 17000 में से 8000 बी ले गया तो कितने बच गए, इसका मतलब 9000। तो भाई ये पूरा चार्ट क्लियर हो गया सन्ड्री एसेट्स का। तो 8000 बी ने ले लिए तो इसका मतलब कितने बच गए सन्ड्री एसेट्स, 9000। तो इसका यूज़ आता है, इसीलिए पॉइंट इतनी गंभीरता से मैंने डिस्कस करा। तो इसका यूज़ आता है, अब देखो अगले पॉइंट में इसका यूज़ होगा। फोर्थ पॉइंट अब सी के बारे में है। सी टुक रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ बुक वैल्यू लेस 100 रुपए का डिस्काउंट। ओ माय गॉड। तो देखो सी कह रहा है बचे हुए सन्ड्री एसेट्स मुझे दे दो। तो ये रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स कौन टेक ओवर कर रहा है, सी टेक ओवर। और कितने रुपए के टेक ओवर कर रहा है, एट 90%, 90% पर टेक ओवर कर रहा है। तो कितना आएगा 90%, 8100। और यहां तक रुका नहीं क्वेश्चन, आगे भी कह रहा है लेस कितना डिस्काउंट, 100। तो इसका मतलब फाइनली सी कितने का टेक ओवर कर रहा है, दैट मीन्स 8000 का। तो मतलब उसने क्या क्लासिक हिस्टोरिकल पॉइंट बनाया है इसमें, तो मैं तो फिदा हो गया। तो भाई समझ आया सबको खेल? तो ये सन्ड्री एसेट्स की कहानी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की कहानी आती है, वो कह देगा कि कुछ बी ले गया उसमें कहानी, फिर कहेगा कुछ सी ले गया उसमें कहानी। तो बट आपको सारी कैलकुलेशन समझ आ गई। तो सी 9000 का एसेट जो था उसने 8000 में टेक ओवर कर लिया। तो अब इसकी क्या पोस्टिंग होगी, सी ने जो टेक ओवर कर लिया, बाय सी। तो लिख लो बाय सी 8000। तो सी ने 8000 का टेक ओवर कर लिया। तो अब हमारा पूरा सन्ड्री एसेट जो है वो टेक ओवर हो गया, मतलब खत्म हो गया। तो सारे सन्ड्री एसेट्स गए।
चलो फिर आगे क्या लिखा है, एंड और क्या कह रहा है सी, एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्चार्ज ऑफ लोन टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ फीस विच हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सी कह रहा है लोन भी मैं ले जाऊंगा, तो ये लोन सी ले जा रहा है और कह रहा है इसका 30 रुपये का ब्याज भी मैं ही दे दूंगा। तो बताओ इसकी क्या पोस्टिंग करोगे, 2C कैपिटल। तो 1500 का लोन और 30 रुपये का ब्याज, तो आप एक साथ ही लिख लो 1530। तो क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स। बस लास्ट पॉइंट में तो आप चैम्प हो, बच्चे बच्चे आपके आगे पानी भरते हैं इसमें। तो द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर 270, तो इसकी तो क्या पोस्टिंग होगी, खर्चा 270 का, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये तो सीधा सीधा लिख लो टू बैंक 270। और देखो अब लास्ट में वो ट्विस्ट आ गया, रिमेनिंग डेटर्स। देखो आ गया ना खेल, इसीलिए हमने शुरू में ही पता लगा लिया था कि रिमेनिंग कितने बचे थे डेटर्स, 6200। ओके, याद आ गया। तो रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू ए डेट कलेक्टिंग एजेंसी एट 50% ऑफ बुक वैल्यू। तो कितने हो गए, 6200 का 50% 3100। तो इसका मतलब बचे हुए डेटर्स हमने 3100 के बेच दिए, किसी एजेंसी को बेच दिए, उससे हमें क्या। तो 3100 के डेटर्स बेच दिए, तो क्या पोस्टिंग कर देंगे, बाय बैंक अकाउंट। तो हमने अपने डेटर्स बेच दिए। तो क्लियर हो गई सारी पोस्टिंग, सारे पॉइंट ओके हो गए। चलो तो अब एक जना डेबिट का टोटल कर लो, एक क्रेडिट का कर लो, फिर दोनों पड़ोसी आपस में एक दूसरे से पूछो कि भाई तेरा क्या आ रहा है। ठीक है, सारे एसेट्स हो गए या कोई बचा है, सारे हो गए, ठीक है। तब तक आप टोटल करो। तो कोई एसेट बचा तो नहीं है भाई, ठीक है, सारे हो गए और लाइबिलिटी भी सारी पे हो गई। तो डेबिट का आ रहा है जी 67,800 डेबिट साइड का। तो बैलेंस देखो क्या बच रहा है, जो ABC के रेशियो में बांट देंगे 3:1:1। ठीक है, कंप्यूटर भी हो गया, कंप्यूटर तो वो ले ही गया था। अब बच्चे अपने मन गढ़ंत कह रहे हैं कि ये बच गया वो बच गया। कंप्यूटर भी हो गया, फर्नीचर भी हो गया, डेटर भी हो गए, सन्ड्री स्टॉक भी हो गया, एसेट्स भी हो गए। तो 6700 में से ये सब माइनस कर दे, कितना बच रहा है लॉस, 5800। ओके, तो 3:1:1 में बांट देते हैं, तो 3480, 1160 और 1160। बस, तो ये था आपका पूरा कंप्लीट कार्यक्रम, सारे सवाल इम्पॉर्टेंट और मतलब सारे क्वेश्चंस।